स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं लेखपाल के लिए ग्रामीण ज्ञान। और ग्रामीण ज्ञान में आज हम लोग देखेंगे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी। किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या, किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र की, तो देखिए यहाँ सदस्यों की बात कर रहा है तो एक ग्राम पंचायत में एक ही प्रधान होता है। अब देखिए 1000 तक हो 9 सदस्य होंगे। जहां जनसंख्या जो है दोस्तों 1000 होगी वहां 9 सदस्य होंगे। 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम वहां पर अधिक न हो, वहां पर 11 सदस्य होंगे। जनसंख्या की बात कर रहा है 1000 जनसंख्या होगी तक हो तो 9 सदस्य होंगे। 1000 से अधिक किंतु 2000 से अधिक न हो तो 11 सदस्य होंगे। या 2000 से अधिक किंतु 3000 से अनधिक हो तो 13 सदस्य होंगे। ये चीज पूछ सकता है आपसे, ठीक ना। 9, 11, 13 दो का अंतर आया। 3000 से अधिक हो तो 15 सदस्य होंगे। 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। 3000 से अधिक हो तो 15 सदस्य होंगे। जनसंख्या की बात कर रहा है। अब देखिए ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। क्या कर रहा है, ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी, समान समानुपातिक होगी। कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्रों में यथासाध्य एक ही हो। कोशिश करें कि एक ही रहे, ठीक है ना। उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित, तो ये हो गया जनसंख्या और आवंटित सदस्यों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। अब देखिए क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। कोई ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से, प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। जिस दिन प्रथम बैठक होगी उस दिन से। प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से शब्द याद रखेंगे क्योंकि आपको ऑप्शन में दे करके पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए
ग्राम पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, इसको केंद्रीय निर्वाचन आयोग देखता है। राज्य के लिए चुनाव हो और राज्य निर्वाचन आयोग करने लगे तो फिर जो जिसकी सरकार रहेगी उसके साइड में गोलमाल हो जाएगा, ठीक है ना। उसीलिए जब विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, ये सब जो है कौन देखता है? केंद्रीय चुनाव आयोग, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है, ईसीआई। लेकिन यहाँ पर स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये ग्राम पंचायतों और प्रधानों सदस्यों का सब चुनाव कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेंगे। कौन? जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर सब कुछ इनको अपने जिले में देखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ग्राम पंचायतों के कृत्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे राज्य सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी। क्या करेगी? कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति, कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति, बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास, भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना, भूमि चकबंदी में सहायता करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, जब वितरण, मरम्मत और अनुरक्षण सिंचाई के उद्देश्य से जल पूर्ति का विनियमन। तो दोस्तों ये सब गांव से जो जुड़े हुए काम हैं उनको ये ग्राम पंचायत करती है। पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुधनों की नस्लों में सुधार करना, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति करना, गांव में मत्स्य पालन का विकास करना, सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण करना, लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास करना, कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना, कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ग्राम में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नत और उनका अनुरक्षण करना, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन करना, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना लाना, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना लाना, ये सब उनका काम है ग्राम पंचायत का। चलिए आगे देखते हैं, इससे एक बार गो थ्रू हो जाइए, ठीक है ना। ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति और महामारियों के विरुद्ध रोकथाम करना, ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना इत्यादि, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना इत्यादि। ग्राम पंचायत प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे संबंधित क्षेत्र पंचायत को ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाए प्रेषित करेगी। तो योजना बनाना और उसको समय से लागू करना ये भी इनका काम है, ठीक है ना।
न्याय पंचायत की स्थापना। आइए देखते हैं। राज्य सरकार अथवा नियत प्राधिकारी जिले को सर्किलों में विभाजित करेगा। जिले को सर्किलों में विभाजित करेगा और ग्राम पंचायतों की अधिकारिता के अधीन रहते हुए प्रत्येक सर्किल में उतने क्षेत्र समाविष्ट होंगे जितने इष्टकर हों, तथा ऐसे प्रत्येक सर्किल के निमित्त एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा। एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा। प्रतिबंध यह है कि प्रत्येक सर्किल के भीतर ग्राम पंचायतों के क्षेत्र परस्पर संलग्न होंगे। क्या कह रहा है? प्रतिबंध यह है कि प्रत्येक सर्किल के भीतर ग्राम पंचायतों के क्षेत्र परस्पर संलग्न होंगे। प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 25 के अधीन रहते हुए उतनी होगी जो नियत की जाए, किंतु न्याय पंचायत के लिए यह विधि सम्मत होगा कि उसमें किसी रिक्त के होते हुए भी वह कार्य करती रहे। रिक्ति के होते हुए भी वह कार्य करती रहे। प्रतिबंध यह है कि उसमें पांचों की संख्या नियत संख्या के 2/3 से कम न हो। पंचों की संख्या नियत संख्या के 2/3 से कम न हो। ठीक है ना? ये न्याय पंचायत की बात कर रहा है। उसमें पंचों की संख्या जो है कम से कम जितनी संख्या होगी उसका 2/3 से कम न हो। पंचों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल। नियत प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों में से उतनी संख्या में व्यक्ति न्याय पंचायत के पंच होने के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी की नियत की जाए। क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत के सदस्यों में से उतनी संख्या में व्यक्ति न्याय पंचायत के पंच होने के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी की नियत की जाए। तो अभी हम लोग देखे हैं कम से कम कितना 10 और अधिक से अधिक 25 सदस्य हो सकते हैं न्याय पंचायत में। ग्राम पंचायत के सदस्यों में से, ये बात याद रखेंगे। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य न रह जाएंगे। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य न रह जाएंगे। कोई व्यक्ति न्याय पंचायत का पंच तब तक नहीं नियुक्त किया जाएगा जब तक कि उसमें वे अहर्ताएं न हो जो नियत की जाएं। प्रतिबंध यह है कि यदि ऐसी नियुक्तियों के लिए नियत अहर्ता रखने वाले उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो नियत प्राधिकारी ऐसी अहर्ताओं में से किसी या सभी अहर्ताओं को लिखित आदेश द्वारा शिथिल कर सकता है। जब लोग ही योग्य लोग नहीं रहेंगे तो जो लोग रहेंगे उसी में से चुनना होगा, यही कह रहा है। शिथिल कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त पंच ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाए अपने में से ऐसे 2 व्यक्तियों को जो कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की क्षमता रखते हों सरपंच तथा सहायक सरपंच नियुक्त कर सकते हैं। सरपंच तथा सहायक सरपंच नियुक्त कर सकते हैं। न्याय पंचायत के प्रत्येक पंच का कार्यकाल इस प्रकार उसकी नियुक्ति के दिनांक से प्रारंभ होगा जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न हो जाए। न्याय पंचायत के प्रत्येक पंच का कार्यकाल इस प्रकार उसकी नियुक्ति के दिनांक से प्रारंभ होगा और तब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न हो जाए। उस पंचायत के
कार्यकाल के साथ समाप्त होगा जिससे वह नियुक्त किया गया था। प्रतिबंध यह है कि सरपंच तथा सहायक सरपंच अपने अपने पदों पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित अथवा नियुक्त न हो जाएं। निर्वाचित अथवा नियुक्त न हो जाएं, उन पद खाली नहीं रहेगा। न्याय पंचायत की न्यायपीठ। सरपंच न्याय पंचायत के समक्ष आने वाले आपराधिक वादों तथा जांचों के निस्तारण के लिए न्यायपीठें बनाएगा, जिनमें प्रत्येक में 5 पंच होंगे। 5 पंच होंगे। कोई पंच सरपंच अथवा सहायक सरपंच किसी ऐसे वाद के विचारण अथवा जांच में भाग न लेगा जिसमें वह स्वयं या उसका कोई निकट सेवायोजित कर्मचारी, ऋणदाता अथवा भागीदार एक पक्ष हो, अथवा जिसमें उनमें से कोई व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि रखता हो। जाहिर सी बात है, ये तो बात है कि आपके जानने वाला कोई ही अपराधी हो या जिसके बारे में सुनवाई कर रही हो पंच, तो फिर आप उस पंच के भाग नहीं रहे तो अच्छा है। राज्य सरकार किसी वर्ग अथवा वर्गों के वादों के विचारण के लिए विशेष न्यायपीठों का संगठन नियत कर सकती है। प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे विशेष न्यायपीठ के पुनर्संगठन के लिए आदेश दे सकती है। न्यायपीठों के बनाए जाने अथवा उनके कार्यकरण के ढंग से संबंधित कोई विवाद नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। सहायक सरपंच की शक्तियां। सहायक सरपंच सरपंच की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे नियत की जाए। पंच सरपंच अथवा सहायक सरपंच ऐसे प्राधिकारी को जो नियत किया जाए संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा इस प्रकार अपना पद त्याग कर सकेगा। पंच सरपंच अथवा सहायक सरपंच ऐसे प्राधिकारी को जो नियत किया जाए संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा इस प्रकार अपना पद त्याग कर सकेगा। 13 ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे ग्राम समाज के बारे में। तो ग्राम समाज में ग्रामीण भारतीय। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों में निवास करता है। ये स्टेटमेंट दे करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। ये बहुत चर्चित स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों में निवास करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा यह कहा गया उपयुक्त वक्तव्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। ग्रामीण जन भारतीय समाज का केंद्र होने के साथ ही वास्तविक भारत के परिचायक भी हैं। ग्रामीण जन भारतीय समाज के केंद्र इन्हीं ग्रामवासियों के लिए सुचारू आधारभूत सामाजिक ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली प्रभावकारी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। देश के विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सामाजिक और आर्थिक ताने बाने के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की पहचान की है जो ग्रामीण क्षेत्रों के जनजीवन के स्तर को ऊपर उठाने में मददगार साबित होंगे। इससे पहले कि हम सरकार द्वारा ग्रामीण भागों में चलाई जा रही सेवाओं और सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी पाएं, इस क्षेत्र के संगठन के बारे में पहले जानना अधिक जरूरी होगा। ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ
2011 की जनगणना के अनुसार वह स्थान ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है। कौन आता है? जिसकी आबादी 5,000 से कम हो। जिसका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो तथा जिसमें कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% खेती बाड़ी के कामों में लगा हो। कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% खेती बाड़ी के काम में लगा हो। ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नयन के लिए सरकारी प्रयास। सरकार ने गांवों और ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं प्रारंभ की हैं। ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए सरकार ने एक समयबद्ध योजना भारत निर्माण वर्ष 2005 से प्रारंभ की है। तो भारत निर्माण योजना कब से? 2005 से। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत निर्माण वर्ष 2005 से प्रारंभ की है। भारत निर्माण के अंतर्गत ये पूछा गया कई बार, जल आपूर्ति, आवास, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क, विद्युतीकरण और सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए कार्य प्रस्तावित है। जल आपूर्ति, आवास, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क, विद्युतीकरण और सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए कार्य प्रस्तावित है। तो भारत निर्माण योजना जो है दोस्तों 2005 से है और इसमें ये इन चीज़ों पर काम किया जाएगा। अब देखिए, वर्ष 2000 में भारत द्वारा प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा वर्ष 2000 में की गई। महत्वपूर्ण फैक्ट है। राष्ट्रीय कृषि नीति का शुभारंभ कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा सितंबर 2007 में किया गया। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई भारत द्वारा, ठीक है ना। राष्ट्रीय कृषि नीति का शुभारंभ, ये घोषणा की गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय कृषि नीति का शुभारंभ कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा सितंबर 2007 में किया गया। तो ये घोषणा की गई और कोई चीज़ जिस दिन घोषणा की जाती है वही उसी दिन लागू नहीं हो जाती है, ठीक है ना। उसको किसी दिन शुरू करना होता है। तो 2000 में घोषणा किया गया और 2007 से लागू हुआ। इस नीति का लक्ष्य भारतीय कृषि की अनुप्रयुक्त व्यापक विकास संभावनाओं को कार्यान्वित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन, सभी किसानों के लिए उचित जीवन स्तर प्राप्त करना इत्यादि है। किसानों के हितों को देखते हुए बीज उपचार अभियान के द्वारा सरकार उपचारित बीज किसानों को उपलब्ध कराती है। ये उपचारित बीज अधिक उपज तो देते ही हैं, साथ ही बीमारियों और कीटों के खिलाफ संघर्ष करने की क्षमता भी इनमें अधिक होती है। सरकार कृषि आधारित व्यवसाय के द्वारा आय प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा गठित सहकारी समितियों को अनुदान प्रदान करती है। सहकारी समितियों को अनुदान प्रदान करती है। अनुदान के लिए लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। अनुदान के लिए लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। किसी कारणवश फसल को हानि होने वाली क्षति या नुकसान से किसानों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय कृषि
नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, इसका यही फुल फॉर्म लग रहा है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, NAIS। तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम प्रारंभ की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 जनवरी 2016 से शुरू की गई थी। इसके तहत किसान द्वारा बीमित राशि का रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% तथा बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देय होगा। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 जनवरी 2016 से, ठीक है दोस्तों, शुरू की गई। इसके तहत किसानों द्वारा बीमित राशि का रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देय होगा। पशुपालन, गांवों में खास तौर पर भूमिहीन मजदूरों, लघु और सीमांत किसानों और महिलाओं को रोजगार प्रदान करने तथा उनकी पारिवारिक आय बढ़ाने में पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके कारण सस्ता और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ भी बहुत से लोगों को उपलब्ध होता है। पशुधन के क्षेत्र में अच्छी नस्ल की जानकारी का अभाव, उचित दाने चारे की जानकारी की कमी और उपलब्धता आदि के बारे में पर्याप्त ज्ञान का अभाव प्रमुख समस्या रही है। पर्याप्त ज्ञान का अभाव प्रमुख समस्या रही है। राष्ट्रीय कृषि नीति के माध्यम से इन मुद्दों के समाधान की परिकल्पना की गई है। चूंकि कृषि जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन शामिल है, राज्य सरकारों के अधीन आने वाला विषय है, इसलिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग का जोर राज्य सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों में विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को अतिरिक्त सहायता देने का रहा है। अब देखिए वित्त से संबंधित देखते हैं। बीजों, कृषि मशीनों तथा भूमि की खरीद के लिए तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसानों को साख की जरूरत होती है। साहूकारों के शिकंजे में फंसने से अच्छा है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही साख सुविधाओं का लाभ उठाया जाए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा बैंक है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए काम करने वाला कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा बैंक है। विपत्तियां, अप्रत्याशित आपदाएं और दुर्घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं। इनके कारण आदमी का जीवन और आजीविका के साधन दोनों ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से ऐसे अवरोधों के लिए अति संवेदनशील होते हैं। इनके असर से उबरने में ग्रामीण भागों को लंबा समय लग सकता है। सरकार ने ऐसे किसी खतरे से राहत के लिए इन क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण किया है। ये योजनाएं विशेष रूप से इन क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। डाक जीवन बीमा, कृषि बीमा योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की साख जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। अब देखिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान
SSA शिक्षा के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में देश के सभी जिलों में लागू की गई है। देश के सभी जिलों में लागू की गई है। यह कार्यक्रम पूरे देश में लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कठिन परिस्थितियों में रह रहे अन्य बच्चों की शिक्षा की जरूरतों पर विशेष ध्यान देता है। कार्यक्रम के तहत उन स्थानों पर जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है, नए स्कूलों के खोले जाने की व्यवस्था करने के साथ पहले से संचालित किए जा रहे स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, अनुरक्षण अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के व्यवस्था के द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार आदि का काम किया जाता है। मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण सहित कई कार्यक्रमों का लाभ इन बच्चों को कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 क जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। आवास एवं विकास। ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकारों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, न्यूनतम बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था आदि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम लागू कर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकारों के माध्यम से आवास ग्रामीण गरीबों के लिए सम्मानजनक जीवन का आधार है। सम्मानजनक जीवन का आधार है। आवास की कमी को सुलझाना भारत में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की महत्वपूर्ण रणनीति है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा गया है। विद्युतीकरण। 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुरू की गई 2017 में। प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली हर घर योजना, इसके तहत देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। चलिए आगे चलते हैं। जल आपूर्ति। भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों में मदद की है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 9 से 12 के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें गांव सुरक्षा योजना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें योजना से पहले गांव सुरक्षा और ग्रामीण परिवार को पर्याप्त और सुरक्षित
पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जलापूर्ति प्रणाली की स्थापना शामिल है। स्वच्छता। संपूर्ण स्वच्छता अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के लिए सभी के लिए शौचालय का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं व समुदायों को प्रेरित करके जागरूकता निर्माण और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा अस्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने को शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों, प्रखंडों और जिलों को पूरी तरह साफ और खुले में शौच मुक्त बनाने के इस अभियान को व्यापक रूप से प्रोत्साहन करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू किया गया है। निर्मल ग्राम पुरस्कार 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन। इस मिशन के 2 उप मिशन हैं। 2 उप मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 2014 को। संपर्क और सड़कें देखेंगे हम लोग। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? कृषि आय बढ़ाने और रोजगार अवसर पैदा करने के साथ गरीबी में कमी सुनिश्चित करने के लिए अच्छी सड़कें होना आवश्यक है। सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इसको भी याद रखेंगे। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मकसद दूर दराज के क्षेत्रों को 12मासी सड़कों के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ना है। मुख्य सड़क से जोड़ना है। 12मासी का मतलब कि ऐसा नहीं कि बरसात के दिन में उस सड़क पर चलने लायक न रह जाए। तो 12 मास आप ठंडी गर्मी बरसात कभी भी आ सकें जा सकें, तो 12मासी सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ना है। यहाँ पर मेन फैक्ट यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी और ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इतना आप याद रखेंगे। देखिए, भूमि सुधार। भारत में आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। इस व्यवस्था में किसानों का शोषण हुआ और ग्रामीण जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक विकास में यह बड़ी बाधा थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार का ध्यान भूमि के समान वितरण पर भी रहा और देश को समृद्ध बनाने में भूमि सुधार को एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग जब्त अधिशेष भूमि के वितरण, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और भू अभिलेखों के नवीनीकरण सहित भूमि सुधार से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग
जब तदस्थितियों के वितरण, नोडल एजेंसी है। भूमि अभिलेख प्रबंधन की व्यवस्था अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। यह राज्य में अपने ऐतिहासिक विकास और स्थानीय परंपराओं पर निर्भर करती है। अधिकांश राज्यों में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में कई विभाग शामिल हैं। भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में कई विभाग शामिल हैं। ग्रामीण विकास में ई शासन, समझ रहे हैं ना, ई शासन, ई गवर्नेंस आजकल चल रहा है। तो क्या कह रहा है कि भारत गांवों का देश है। देश की ग्रामीण जनता ही भारतीय समाज का मूल हिस्सा है और वास्तविक भारत का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 6,40,000 गांव हैं। 6,40,000 गांव हैं, जहां भारत की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा निवास करता है। 68.8% हिस्सा निवास करता है। भारत की कुल आबादी की भाई तो 31% जनसंख्या ही शहरों में निवास करती है। अतः नीतियां बनाते समय सरकार को इन ग्रामीण जनों के विकास को ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण विकास, जिसका सीधा संबंध आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से है, और इस लिहाज से न्यूनतम बुनियादी जरूरतों को उपलब्ध कराना व जीवन स्तर में सुधार लाना आवश्यक हो जाता है। ग्रामीण विकास की वर्तमान रणनीति वेतन और स्वरोजगार आदि नए कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, आजीविका के बेहतर अवसर, मूलभूत ढांचागत सुख सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान पर केंद्रित है। हमारे देश के विशाल आकार और विविधता को देखते हुए दूरस्थ क्षेत्रों तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करना और उसे स्थानीय स्तर पर अर्थपूर्ण व प्रासंगिक बनाना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक अंगों के साथ हमारी पुरानी संस्थाओं को शामिल कर वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित किया गया है। इस चुनौती को आसान करने के लिए ही पंचायती राज अस्तित्व में आया है। इस चुनौती को आसान करने के लिए पंचायती राज अस्तित्व में आया है। चलिए आगे चलते हैं। पंचायतें ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं और संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को एक संस्था के तौर पर गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर शासन के तृतीय पायदान के रूप में स्थापित किया गया है। मई 2004 में देश की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। देश की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के नोडल एजेंसी के तौर पर पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। आर्थिक और सामाजिक विकास में स्वास्थ्य के महत्व और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के महत्व को सरकार ने पहचाना है। इस दिशा में आवश्यक सुधार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन।
इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में बुनियादी सुधार करना है। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होगा। इसके साथ ही 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना आप लोग बताएंगे कि ये कब शुरू की गई थी, ठीक है ना। आयुष्मान भारत योजना यही सब चीज़ ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि कब शुरू की गई। और ये सब चीज़ें तो जो देख रहे हैं वो बैकग्राउंड में रहेंगे, वो जानना जरूरी है, लेकिन वो विस्तृत लिखने के लिए जानना जरूरी है। खास तौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछे कौन योजना कब शुरू की गई, कौन शुरू किया गया, कौन शुरू किया, केंद्र की, राज्य और उनका हिस्सेदारी कितनी है। प्रशिक्षण और रोजगार। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के तहत एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार हर घर के कम से कम एक सदस्य को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के तहत एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार हर घर के कम से कम एक सदस्य को प्रदान किया जाता है। प्रभावी ढंग से लागू किए गए नरेगा कार्यक्रम में गरीबी के नक्शे को बदलने की पूरी क्षमता मौजूद है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था नरेगा के नाम से, और 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया। पहले थी नरेगा, फिर इसको कर दिया मनरेगा। तो ये रहा, और ये भी आप जानेंगे, ठीक ना। नरेगा शुरू की गई थी 2005 में, और मनरेगा इसका नाम रखा गया महात्मा गांधी 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 को। प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण। आवश्यक कार्य कौशल की कमी तथा प्रवेश योग्य औपचारिक योग्यता न होने के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवा स्वरोजगार का कोई जरिया नहीं चुन पाते। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI कार्यक्रम की पहल इसी जरूरत को देखते हुए की गई। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम की पहल इसी जरूरत को देखते हुए की गई। RSETI, ठीक ना, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देख रहे हैं ना, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। ये संस्था युवाओं को इस तरह प्रशिक्षित कर रहे हैं कि ये संस्थान युवाओं को इस तरह प्रशिक्षित कर रहे हैं कि ताकि आगे चलकर वे स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कौशल भारत मिशन के तहत 15 से लेकर के 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कौशल भारत मिशन
स्वरोजगार, तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, गरीब ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करने वाला एक एकीकृत कार्यक्रम है। तो क्या है? SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। उन्हें अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और उपयुक्त सहायता भी प्रदान की जाती है। योजना का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना को वर्तमान में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दिया गया है। इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY को ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दिया गया है। अब देखिए कल्याण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, NSP, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसे शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। यह बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता आदि की स्थितियों में नागरिकों को सरकारी सहयोग प्रदान करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, IGNOAPS, इंदिरा गांधी नेशनल, तो इंदिरा गांधी नेशनल वृद्धावस्था, ओल्ड एज, ठीक ना, ओल्ड एज, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग 500 रुपये तक मासिक पेंशन के हकदार हैं। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग 500 रुपये तक मासिक पेंशन के हकदार हैं। तो ये अच्छा स्कीम है, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, IGNWPS, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली 40 से 59 आयु वर्ग की विधवा 300 रुपये मासिक पेंशन के हकदार है। तो वृद्धावस्था में 500 और विधवा वाला में 300 रुपये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, गरीबी रेखा से नीचे 18 से 59, ये इनका ये वाला रेंज देखते रहेंगे आप लोग, ठीक ना। विधवा में कितना है देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृद्धा पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक, विधवा में 40 से 59, और क्योंकि ये 59 से जो ऊपर जाएंगी तो 60 वर्ष वाले में ये फिर वृद्धावस्था का पेंशन पाने लगेंगे, ठीक है ना।
अब देखिए क्या कर रहे हैं, विकलांगता वाला में 18 से 59 वाले गंभीर रूप से विकलांगता के शिकार व्यक्ति 300 रुपये मासिक पेंशन के हकदार हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 18 से 64 वर्ष आयु तक के किसी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर एक मुश्त राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। यह सहायता राशि 20,000 रुपये। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 18 से 64 वर्ष आयु तक के किसी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना के तहत उन वरिष्ठ नागरिकों को जो पात्र हैं और NOAPS के तहत लाभ नहीं ले रहे हैं, ठीक ना, नेशनल ओल्ड एज NOAPS पेंशन स्कीम के लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें प्रति माह 10 किग्रा खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को जो ओल्ड एज पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं उनके लिए 10 किग्रा प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा मुफ्त में। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना, यह एक पेंशन योजना है जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। भारतीय जीवन बीमा निगम को इस योजना को संचालित करने का विशेषाधिकार दिया गया है। पेंशन योजना है यह, प्रधानमंत्री वय बंधन योजना। तो ये रहा दोस्तों पंचायती राज और ग्राम विकास से संबंधित जो फैक्ट थे। तो हम लोग का ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे अब हम लोग का दूसरा चैप्टर शुरू होगा, तो चलिए उसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो उसको लाइक करके शेयर करें ताकि आपको दूसरे मित्र तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।